अब हम लोग एक एक करके सारे सोर्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम फॉसिल फ्यूल के बारे में देखते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल जो वर्ड है वो फॉसिले वर्ड से डिराइव्ड होता है, जिसका मतलब होता है बरीड, मतलब जो बड़ी करके खोद के निकाला गया हो उसे हम लोग फॉसिल कहते हैं। फॉसिल फ्यूल नेचुरल फ्यूल फॉर्म अंडर डीप ऑफ अर्थ फ्रॉम प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल वो होता है जो अर्थ के अंदर प्री हिस्टोरिक रिमेन्स से, प्री हिस्टोरिक रिमेन्स कहने का मतलब जो पास्ट में पेड़ पौधा था, एनिमल था, जो अर्थ में बरीड हो गया सेडिमेंटेशन के कारण। उसके बाद क्या होता है कि उसका वो डिकम्पोज होता है एनारोबिक कंडीशन में। एनारोबिक कंडीशन में जब डिकम्पोज होता है तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे उसका कार्बोनाइजेशन होता है। कार्बोनाइजेशन कहने का मतलब कार्बन का मात्रा बढ़ता चला जाता है और फिर जाके वो कोल बनता है, फिर पेट्रोलियम बनता है, फिर नेचुरल गैस बनता है। इस डायग्राम से देखेंगे हम लोग कि कैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन होता है। ये अर्थ सरफेस है, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस पे बहुत से फ्लोरा फाउना होगा। अब क्या होता है कि यहाँ सी लेवल है या कोई मार्सी लैंड होगा, सी लेवल का वाटर राइज करेगा, राइज करने से इसको सबमर्ज कर देगा, या तो इसको सबमर्ज कर देगा या यहाँ से लैंडस्लाइड करके इस बेसिन में गिरता रहेगा। जैसे जैसे इस बेसिन में ये फ्लोरा और फौना यहाँ आके जमा हो गया, इसके बाद क्या हो गया कि ऊपर से सेडिमेंट का लेयर जमा होता गया। अब इसे क्या हुआ, पूरा घेर लिया सेडिमेंट इसको कंजर्व कर लिया। अब सेडिमेंट जब कंजर्व कर लिया तब अब ये बरीड हो गया। बरीड होने के बाद अब इसका डिकम्पोजिशन होगा एनारोबिक कंडीशन में। एनारोबिक कंडीशन में डिपोजिशन होगा। ये धीरे धीरे स्लाइड करते करते ये डेप्थ में चला जाएगा। जैसे जैसे डेप्थ में जाएगा वहाँ, जैसे जैसे अर्थ के डेप्थ में जाएगा वहाँ हीट ज़्यादा होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा। हीट और प्रेशर ज़्यादा होने के कारण से अब इसका कार्बोनाइजेशन होगा। कार्बोनाइजेशन कहने का मतलब कि कार्बन का मात्रा इसमें ज़्यादा होगा और वेस्ट मटेरियल सब कम होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा, डिकम्पोज होता जाएगा और कार्बन का मात्रा उसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हार्ड पार्ट से जो होगा वो कोल बनेगा, फिर सॉफ्ट पार्ट से जैसे फोरामेनिफेरा हो गया, समुद्र में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उससे पेट्रोलियम बनेगा। कोल और पेट्रोलियम बनता है। उसमें क्या होगा कि जब गैस इवॉल्व होगा, गैस रिलीज होगा, वो गैस ट्रैप हो जाता है और उसी के हम लोग यूज करते हैं नेचुरल गैस के फॉर्म में। ये सब कब बना? ये सब मिलियन ऑफ ईयर्स एगो बना है। कोल हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड जब था उस समय कोल का फॉर्मेशन हुआ और ये सब एक बार बनने में इसको बहुत प्रोसेस लगा, बहुत टाइम लगा है। तो इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कहने का मतलब है कि एक बार जब हम इसका यूज कर लेंगे इसे हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। दोबारा बनने में फिर से इसको मिलियन ऑफ ईयर्स का समय लगेगा, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ओवर मिलियन ऑफ ईयर एगो एंड देयर आर ओनली लिमिटेड रिजर्व। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या क्या बना? फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आता है? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल का एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज
आज खासकर भारत में सबसे ज़्यादा यूज होता है फॉसिल फ्यूल का एनर्जी को जनरेट करने में। थर्मल पावर प्लांट हो या और भी प्लांट हो जहाँ एनर्जी को जनरेट किया जाता है, या तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए और भी पर्पस के लिए एनर्जी को जनरेट करते हैं। जनरली हम कोल से उसका कोयले को जलाकर हम एनर्जी को जनरेट करते हैं। एडवांटेज में क्या होगा, लार्ज पार्ट ऑफ द फ्यूल एनर्जी आर फुलफिल्ड बाय फॉसिल फ्यूल। अब अगर एडवांटेज किसी का है तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला क्या है, ये एयर पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। जब कोल जलता है तो उससे जब जलता है तो उससे फ्लाई एश निकलता है। फ्लाई एश क्या होता है, एयर पॉल्यूटेंट होता है। कोल में बहुत सारे वोलेटाइल एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे वोलेटाइल गैस होते हैं जो कि जलने पर रिलीज होता है, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब वोलेटाइल गैस होता है जो रिलीज होता है। जब कोल जल रहा है तो वोलेटाइल गैस रिलीज हो रहा है, रिलीज होता है जो इन्वायरमेंट में जाके इकट्ठा हो जाता है और वो एसिडिक रेन काउज करता है और बहुत सारे पॉल्यूटेंट का काउज करता है, जैसे बहुत सारे डिजीज भी काउज करता है, जैसे अस्थमा हुआ, आँख में जलन, ये सब होता है, ये सब काउज करता है। तो क्रिएट एयर पॉल्यूशन, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, जो उससे निकला कोल को जलाने से, डेट आर रिलीज बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर एसिडिक ऑक्साइड। जो ऑक्साइड कोल के जलने से जो वोलेटाइल मटेरियल रिलीज हुआ वो ऑक्साइड बनाता है और वो ऑक्साइड जनरली एसिडिक ऑक्साइड होता है जो कि एसिडिक रेन क्रिएट करता है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर that are released by burning of fossil fuel are acidic oxide. These lead to acidic rain which affect our water and soil resources. जब एसिड रेन होता है, जब एसिड रेन होगा तो एसिड का पीएच कम होता है तो स्लाइटली एसिडिक कर देगा किसी भी चीज़ को। तो अगर हमारा पानी में गया, पानी का पीएच जो होता है 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है। जब एसिड रेन की वजह से उसका पीएच स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा। अगर किसी जैसे ताजमहल का खूबसूरती आजकल ख़राब हो रहा है, क्यों? एसिड रेन के कारण। एसिड जब उस पर गिरता है तो प्रिसिपिटेट करके मार्बल को वहाँ से हटा देता है। इसी तरह अगर हमारा सॉइल में पड़ता है तो सॉइल का एसिडिटी को वो बढ़ा देता है जो कि प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। जो एसिडिक लविंग प्लांट है उसके लिए तो सही है, जो बेसिक लविंग प्लांट है उसके लिए खराब हो जाएगा। ये सारे जो गैस हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट काउज करता है। ग्रीन हाउस गैस जो होता है, जैसे कि हम कश्मीर ये सब में क्या करते हैं कि एक ग्रीन हाउस घर बनाते हैं जो कि ग्रीन कवर का होता है, जिसमें कि सन रे आता है और उसमें ट्रैप हो जाता है और अंदर का एनर्जी को, अंदर के टेम्परेचर को हमेशा बढ़ाए रखता है, जो कि वहाँ हम लोग जो सीजनल जो सब्जी है जैसे कैबेज है ये सब है उसका हम लोग जनरेशन करवा पाते हैं ग्रीन हाउस वो घर के कारण। तो इसी तरह होता है, ग्रीन हाउस क्रिएट करता है। कहने का मतलब कि इन्वायरमेंट एक ग्रीन हाउस की तरह एक्ट करने लगेगा। ये सब मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हीट को ट्रैप करेंगे और बाहर जाने नहीं देंगे और ग्रीन हाउस की तरह यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर करके रखेंगे और वो उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब ये जब निकल रहा है इसका गैस और ये बहुत हार्मफुल कर रहा है, तब हम कुछ न कुछ तो ऐसा रिमेडी होगा, कुछ न कुछ उपाय होगा जो हम लोग को करना चाहिए जिससे कि हम इसके प्रभाव से बच सकें, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैला सके, इससे हम बच सकें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाय इंक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ कंबसन प्रोसेस। कंबसन मतलब कि दहन का क्रिया को हम लोग उसका दहन की क्रिया की इफिशियंसी को बढ़ा देंगे। कंबसन प्रोसेस यूजिंग वेरियस टेक्निक टू reduce the escape of harmful gases and ashes into the surrounding।
हम लोग कुछ नया टेक्निक लगाएंगे जिससे कि हम लोग ये श्योर कर पाएँ कि जो हार्मफुल गैसेस है और हार्मफुल एस जो है ये सराउंडिंग में डायरेक्ट ना जा पाए। इसके लिए हम लोग एक यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का, जो क्या करता है कि वो निगेटिवली चार्ज होता है, वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो जब डस्ट निकलता है तो डस्ट को वो अपने में चिपका लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि डस्ट को चार्ज करके और अपने खुद निगेटिव चार्ज होता है उसको चिपका लेता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर के यूज से हम लोग पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। दूसरा कि कंबसन का इफिशियंसी को बढ़ाने का मतलब कह रहा है कि जितना हम फ्यूल दें टोटल को एनर्जी में चेंज कर दे। जैसे कि पहले हम लोग अभी देख रहे हैं कि 3G इंजन आ रहा है, 4G इंजन आ रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब 3G मतलब कि वो उसका इफिशियंसी कम है, 4G उससे ज़्यादा है, 5 उससे ज़्यादा है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि बाय इंक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ कंबसन प्रोसेस एंड यूजिंग वेरियस टेक्निक टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड एसेस इनटू द सराउंडिंग, इससे हम लोग बचा लेंगे। फॉसिल फ्यूल आर मेजर सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। फॉसिल फ्यूल हम जैसा कि बता दिए हैं कि सबसे ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अब ये पाई चार्ट है जो देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है कोल, उसके बाद पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, और सबसे कम हमारा विंड एनर्जी का यूज होता है इंडिया में।